अध्याय 11। क्विडिच। नवंबर आते ही मौसम बहुत ठंडा हो गया। स्कूल के चारों तरफ के पहाड़ बर्फ के कारण सफेद हो गए और झील ठंडे स्टील की तरह ठोस। हर सुबह मैदान बर्फ से ढक जाता था। ऊपर की खिड़कियों से हैग्रिड दिख जाता था, जो छछूंदर की खाल के लंबे ओवरकोट, खरगोश के फर वाले दस्ताने और ऊदबिलाव के चमड़े वाले विशालकाय जूतों में लैस होकर क्विडिच के पिच पर जादुई झाड़ुओं पर जमी बर्फ हटाता था। क्विडिच का मौसम शुरू हो गया था। कई सप्ताह तक प्रैक्टिस करने के बाद हैरी शनिवार को अपना पहला मैच खेलने वाला था, जो गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच हो रहा था। अगर गरुड़द्वार जीत जाएगा तो हाउस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। शायद ही किसी ने हैरी को खेलते देखा था, क्योंकि वुड ने यह फैसला किया था कि हैरी को गुप्त हथियार के रूप में छुपा कर रखना है। परंतु यह खबर किसी तरह फैल गई कि वह खोजी के रूप में खेलने वाला है, और हैरी को पता नहीं था कि क्या ज्यादा बुरा है, लोगों का यह कहना कि वह बहुत बढ़िया खेलेगा, या यह कि उसके नीचे गद्दा लेकर दौड़ेगी ताकि गिरने पर उसे झेल ले। यह सचमुच उसका सौभाग्य था कि उसके पास अब हरमाइनी जैसी दोस्त थी। हैरी नहीं जानता था कि उसकी मदद के बिना वह अपना इतना सारा होमवर्क कैसे पूरा कर पाता, क्योंकि वो टीम से आखिरी मिनट की ढेर सारी क्विडिच प्रैक्टिस करवा रहा था। हरमाइनी ने उसे क्विडिच शुरुआत से आज तक किताब भी पढ़ने के लिए दी, जो बहुत रोचक निकली। उस किताब को पढ़कर हैरी ने यह जाना कि क्विडिच में फाउल करने के 700 तरीके होते हैं, और यह सभी 1473 में हुए एक वर्ल्ड कप मैच में हो चुके हैं। उसे यह जानकारी भी मिली कि खोजी आमतौर पर सबसे छोटे और सबसे फुर्तीले खिलाड़ी होते हैं, और सबसे गंभीर क्विडिच दुर्घटनाएं उन्हीं के साथ होती है। उसने यह भी पढ़ा कि हालांकि लोग क्विडिच खेलते समय शायद ही कभी मरे हो, परंतु कई रेफरी जरूर गायब हो गए थे, जो कई महीनों बाद सहारा के रेगिस्तान में नजर आए। जब से हैरी और रोन ने हरमाइनी को दैत्य से बचाया था, तब से हरमाइनी नियम तोड़ने के बारे में थोड़ी ज्यादा उदार हो गई थी, और इस वजह से उसका स्वभाव भी पहले से बहुत अच्छा हो गया था। हैरी के पहले क्विडिच मैच के एक दिन पहले वे तीनों बीच की छुट्टी में ठिठुरते हुए अहाते से बाहर आए। हरमाइनी ने जादू से एक चमकीली नीली रोशनी जला दी, जिसे एक मुरब्बे के जाल में ले जाया जा सकता था। वे लोग आंच तापते हुए उसकी तरफ पीट करके खड़े थे कि तभी स्नेप अहाते से गुजरा। हैरी ने तत्काल देख लिया कि स्नेप लंगड़ा रहा था। हैरी, रोन और हरमाइनी थोड़े सटकर खड़े हो गए ताकि स्नेप को आग न दिख पाए। उन्हें विश्वास था कि जादू की आग जलाने की इजाजत नहीं होगी। दुर्भाग्य से उनके चेहरे के अपराधी भाव को स्नेप ने देख लिया। वह लंगड़ाता हुआ वहां आया। उसने आग तो नहीं देखी, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कारण की तलाश में था, ताकि उन्हें वहां से दफा किया जा सके। पॉटर, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके हाथ में क्विडिच शुरुआत से आज तक थी। हैरी ने स्नेप को किताब दिखाई। लाइब्रेरी की किताबें स्कूल से बाहर ले जाना मना है, स्नेप ने कहा। यह मुझे दो। गरुड़द्वार के 5 नंबर काट ले जाएंगे। जब स्नेप लंगड़ाता हुआ दूर चला गया तो हैरी गुस्से में बड़बड़ाया। उसने ये नियम अभी अभी बनाया है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके पैर में क्या हुआ है। क्या पता, पर भगवान करे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, रोन ने कड़वाहट से कहा। उस शाम को गरुड़द्वार के हॉल में बहुत शोर हो रहा था। हैरी, रोन और हरमाइनी खिड़की के पास इकट्ठे बैठे थे। हरमाइनी हैरी और रोन का सम्मोहन का होमवर्क देख रही थी। वह उन्हें कभी अपने होमवर्क की नकल नहीं करने देती थी। तुम लोग किस तरह सीखोगे? परंतु हरमाइनी से अपना होमवर्क पढ़वाने के बाद उन लोगों को वैसे भी सही जवाब मिल जाते थे। हैरी बेचैन हो रहा था। वह क्विडिच शुरुआत से आज तक वापस चाहता था, ताकि उसका मन कल के मैच की चिंता से दूर हट सके। वह स्नेप से इतना क्यों डर रहा था? उठते हुए उसने रोन और हरमाइनी को बताया कि वह स्नेप से पूछने जा रहा है कि क्या उसकी किताब उसे वापस मिल सकती है। मैं नहीं, तुम जाओ, दोनों ने एक साथ कहा। परंतु हैरी यह सोच रहा था कि बाकी टीचर्स के सामने स्नेप मना नहीं कर पाएगा। वह नीचे स्टाफ रूम तक पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा खटखटाया, फिर कोई जवाब नहीं। शायद स्नेप ने उसकी किताब को वहीं पर पड़ा छोड़ दिया हो। कोशिश करके देखने में हर्ज क्या था। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर झांका, और उसकी आंखों ने एक भयानक दृश्य देखा। स्नेप और फिल्च अंदर अकेले थे। स्नेप ने अपने कपड़े घुटनों के ऊपर उठा रखे थे। उसका एक पैर खून से लथपथ और बुरी तरह घायल था। फिल्च स्नेप को बैंडेज दे रहा था। भयानक चीज, स्नेप कह रहा था। 3 सिरों पर आप एक साथ नजर कैसे रख सकते हैं? हैरी ने दरवाजे को धीमे से बंद करने की कोशिश की, परंतु पॉटर! स्नेप का चेहरा गुस्से के कारण टेढ़ा हो गया और उसने अपने कपड़े जल्दी से नीचे किए ताकि पैर छुप जाए। हैरी ने थूक निकला। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अपनी किताब वापस मिल सकती है। दफा हो जाओ, बाहर! इससे पहले कि स्नेप गरुड़द्वार के पोर्ट काट सके, हैरी वापस लौट आया। वह ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ता हुआ गया। क्या तुम्हें किताब मिल गई? रोन ने हैरी के पास आते ही पूछा। क्या बात है? धीमी आवाज में हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। तुम जानते हो उसका क्या मतलब है? उसने हाफते हुए अपनी बात खत्म की।
उसने हेलोवीन के दिन 3 सिर वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश की थी। जब हमने उसे देखा था तो वह वहीं जा रहा था। स्नेप उस चीज के पीछे जिसकी रखवाली वह कुत्ता कर रहा है, और मैं अपनी जादुई झाड़ू को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ कि उसी ने ध्यान बटाने के लिए रैप्टर को अंदर घुसाया था। हरमाइनी की आंखें फटी रह गई। नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा। मैं जानती हूँ कि वे भले नहीं है, परंतु वे उस चीज को चुराने की कोशिश नहीं करेंगे जिसे डम्बलडोर सुरक्षित रखना चाहते हैं। सच में हरमाइनी, तुम तो ऐसे सोचते जैसे सब टीचर संत महात्मा होते हैं, रोन ने जवाब में कहा। मैं हैरी के साथ हूँ, मुझे लगता है स्नेप कुछ भी कर सकता है, परंतु वह किस चीज के पीछे है? वह कुत्ता किसकी रखवाली कर रहा है? जब हैरी बिस्तर पर गया तो उसके दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था। नेविल जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, परंतु हैरी की आंखों में तो नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश की। उसे नींद की जरूरत थी, उसे नींद चाहिए थी। कुछ ही घंटे बाद उसका पहला क्विडिच मैच होने वाला था, परंतु जब हैरी ने स्नेप का पैर देखा था तो स्नेप के चेहरे पर जो भाव था उसे भुलाना आसान नहीं था। अगली सुबह बहुत चमकदार और ठंडी थी। बड़ा हॉल भुने कबाबों की जायकेदार खुशबू और खुशनुमा चर्चाओं से भरा था। सभी एक अच्छे क्विडिच मैच का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें थोड़ा नाश्ता कर लेना चाहिए। मैं कुछ नहीं खाना चाहता, सिर्फ थोड़ा सा टोस्ट, हरमाइनी ने मनाते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है। हैरी की हालत बहुत बुरी थी। 1 घंटे में वह पिच पर उतर रहा होगा। हैरी, तुम्हें ताकत चाहिए, सीमस फिनिगन ने कहा। सामने वाली टीम हमेशा खोजी को ही सबसे ज्यादा परेशान करती है। धन्यवाद सीमस। हैरी ने देखा कि सीमस उसके कबाबों पर ढेर सारा केचप उडेल रहा था। 11 बजे तक पूरा स्कूल क्विडिच पिच के चारों तरफ बने स्टैंड्स में बैठा था। कई विद्यार्थियों के पास दूरबीनें थी। हालांकि सीटें हवा में ऊपर उठी हुई थी, परंतु इसके बावजूद कई बार यह देखना मुश्किल होता था कि खेल में क्या हो रहा है। रोन और हरमाइनी ऊपर की लाइन में नेविल, सीमस और डीन, जो वेस्ट हैम का फैन था, के साथ बैठे। हैरी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उन्होंने एक बड़ा बैनर पेंट किया था, जो स्कैबर्स द्वारा बर्बाद की गई एक चादर पर बना था। इस बैनर पर लिखा था, पोर्टर फॉर प्रेसिडेंट। डीन की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और उसने नीचे गुरुद्वार का बड़ा सा शेर बना दिया। इसके बाद हरमाइनी ने इस पर थोड़ा सा जादू भी किया ताकि पेंट अलग अलग रंगों में चमकता रहे। इस बीच चेंजिंग रूम में हैरी और टीम के बाकी सदस्य अपने लाल क्विडिच दुशाले पहन रहे थे। नागशक्ति के खिलाड़ी हरे रंग में खेल रहे थे। वुड ने सबको खामोश करने के लिए अपना गला साफ किया। अच्छा लड़कों, उसने कहा। और लड़कियों, धावक एंजेलिना जॉनसन ने कहा। और लड़कियों, वुड ने सहमत होते हुए कहा। यही मौका है, बहुत बड़ा मौका, फ्रेड वीजली बोला। वह मौका जिसका हम सबको इंतजार था, जॉर्ज ने कहा। हमें ओलिवर का भाषण रटा हुआ है, फ्रेड ने हैरी को बताया। हम पिछले साल भी टीम में थे। तुम दोनों चुप रहो, वुड ने कहा। बरसों बाद गुरुद्वार को इतनी अच्छी टीम मिली है। हम जीतने जा रहे हैं, मैं जानता हूँ। उसने उन सबकी तरफ गुस्से से घूरा, मानो कह रहा हो, वरना। ठीक है, अब समय हो गया है, गुड लक। हैरी चेंजिंग रूम से फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पीछे बाहर निकला और वह आशा कर रहा था कि उसके घुटने उसका साथ न छोड़ दे। जब वे लोग पिच पर पहुंचे तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ। मैडम हुच रेफरी थी। वे पिच के बीचों बीच खड़ी थी और अपनी झाड़ू हाथ में लेकर दोनों टीमों का इंतजार कर रही थी। जब सभी खिलाड़ी उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा, तुम सभी कान खोलकर सुन लो, मैं अच्छा और साफ सुथरा खेल चाहती हूँ। हैरी ने देखा कि वे खासतौर पर नागशक्ति के कप्तान मार्कस फ्लिंट को देखते हुए यह कह रही थी, जो 5th ईयर में था। फ्लिंट को देखकर हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर दैत्य का थोड़ा बहुत खून बह रहा हो। कनखियों से उसने ऊपर उड़ रहे बैनर को देखा, जो भीड़ के ऊपर लहरा रहा था, और उस पर चमकते हुए शब्द उभर रहे थे, पोर्टर फॉर प्रेसिडेंट। उसका दिल उछल पड़ा, उसके अंदर हिम्मत आ गई। अपनी झाड़ुओं पर चढ़ जाओ। हैरी अपनी निम्बस 2000 पर चढ़ गया। मैडम हुच ने अपनी चांदी की सीटी जोर से बजाई। 15 झाड़ुएं एक साथ हवा में ऊपर उठी और उठती चली गई। खेल शुरू हो गया। तो तूफान को तत्काल गुरुद्वार के एंजेलिना जॉनसन ने अपने कब्जे में कर लिया है। यह लड़की कितनी अच्छी धावक है और सुंदर भी। जॉर्डन, सर प्रोफेसर। वीजली बंधुओं का दोस्त ली जॉर्डन मैच की कमेंट्री कर रहा था और प्रोफेसर मैगोनिगल उस पर कड़ी निगरानी रखी थी। और वह चकमा देते हुए आगे बढ़ रही है। उसने एक अच्छा सा पास दिया है। स्पिनिच कोच ओलिवर वुड की एक अच्छी खोज है। पिछले साल तक रिजर्व खिलाड़ी थी। एक बार फिर जॉनसन के पास, और नहीं, नागशक्ति ने तूफान को छीन लिया। नागशक्ति के कप्तान मार्कस फ्लिंट के पास तूफान आ गया है और वे चल दिए है। फ्लिंट किसी बाज की तरह उड़े चले जा रहे हैं। वे स्कोर करने ही वाले हैं। नहीं, उन्हें गुरुद्वार के रक्षक वुड ने बहुत ही शानदार तरीके से रोका और गुरुद्वार ने तूफान को अपने कब्जे में कर लिया। गुरुद्वार के धावक कैटी बेल के पास तूफान है और फ्लिंट के पास शानदार गोता लगाते हुए वे एक बार फिर मैदान में आगे बढ़ रही है। और आउच, से बहुत चोट पहुंची होगी क्योंकि उनके सिर पर एक पहलवान टकरा गया।
तूफान नागशक्ति के पास आ चुका है। अब एडरियन क्यूसी गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु उनका रास्ता एक और पहलवान ने रोका, जिसे फ्रेड या जॉर्ज वीजली ने उनकी तरफ भेजा। यह नहीं पता सकता कि दोनों में से किसने, जो भी हो, गुरुद्वार के मालक ने शानदार प्रदर्शन किया है और तूफान एक बार फिर जॉनसन के कब्जे में आ गया है। सामने खाली मैदान पड़ा है और वे तेजी से चली जा रही है। वे सचमुच उड़ रही है, तेजी से आते हुए पहलवान से बचते हुए। सामने गोल पोस्ट है। शाबाश एंजेलिना। लक्ष्य ब्लेचली ने गोता लगाया पर वे चूक गए। गुरुद्वार ने गोल कर दिया। गुरुद्वार की तालियों की आवाज ठंडी हवा में गूंज गई, जबकि नागशक्ति की दर्द भरी कराहे और आहें साफ सुनाई दे रही थी। चलो खिसको, जगह दो। हैग्रिड। दोनों और हरमानी सटकर बैठ गए ताकि हैग्रिड के बैठने के लिए पर्याप्त जगह बन सके। मैं अपनी झोपड़ी में से देख रहा था। हैग्रिड ने अपनी गर्दन में लटकती दूरबीन को थपथपाते हुए कहा, परंतु भीड़ के साथ बैठकर मैच देखने का मजा ही अलग होता है। अभी तक सुनहरी गेंद नजर नहीं आई है ना? नहीं, रोन ने कहा। हैरी को अभी तक कुछ ज्यादा करने का मौका नहीं मिला। उसने अपने आप को मुसीबत से बचाया हुआ है, यही क्या कम है? हैग्रिड ने कहा और अपनी दूरबीन उठाते हुए ऊपर आसमान में उस छोटे से बिंदु की तरफ देखा जो हैरी था। उनके बहुत ऊपर हैरी मैदान के चारों तरफ मंडरा रहा था और सुनहरी गेंद को देखने के लिए आंखें जमाए था। यह उसकी और वुड की खेल की योजना का हिस्सा था। तब तक दूर ही रहो जब तक कि सुनहरी गेंद न दिख जाए, वुड ने कहा था। हम नहीं चाहते कि तुम पर सही समय से पहले हमला हो। जब एंजेलिना ने स्कोर किया तो हैरी ने 2 कलाबाजियां दिखाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। इसके बाद वह एक बार फिर सुनहरी गेंद को चारों तरफ खोजने लगा। एक बार उसे सोने की झलक दिखी, परंतु वह वीजली बंधुओं में से एक की कलाई घड़ी का सिर्फ प्रतिबिंब था। फिर एक पहलवान ने उसकी तरफ आने का फैसला किया। पहलवान किसी तोप के गोली की तरह आ रहा था, परंतु हैरी ने उसे चकमा दे दिया और फ्रेड वीजली उसका पीछा करते हुए आया। सब ठीक है हैरी, वह चिल्लाया और फिर पहलवान को तेजी से मार्कस फ्लिंट की तरफ मार दिया। नागशक्ति के पास तूफान है, ली जॉर्डन बोल रहा था। धावक पीयूष ने 2 पहलवानों, 2 वीजली बंधुओं और धावक बैल से बचते हुए तेज गति पकड़ ली है और वे जा रहे हैं। 1 मिनट, क्या ये सुनहरी गेंद थी? भीड़ में एक शोर हुआ जब एडरियन क्यूसी ने तूफान को नीचे गिर जाने दिया, क्योंकि वह अपने कंधे के पीछे से उस सुनहरी रोशनी को जाते देख रहा था जो उसके बाएं कान के पास से गुजरी थी। हैरी ने उसे देख लिया। बहुत रोमांचित होकर उसने सोने की झलक के पीछे गोता मारा। नागशक्ति के खोजी टेरेंस हिक्स ने भी उसे देख लिया था। वे दोनों लगभग एक साथ सुनहरी गेंद की तरफ झपट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी धावक यह भूल गए थे कि उन्हें क्या करना था और इसके बजाय वे बीच हवा में खड़े होकर देखने में लगे थे। हैरी हिक्स से अधिक तेज था। वह छोटी गोल गेंद को देख सकता था जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से आगे चली जा रही थी। उसने अपनी गति थोड़ी और बढ़ा ली। भड़ाम! नीचे गुरुद्वार के समर्थकों के मुंह से गुस्से भरी गर्जना निकली। मार्कस फ्लिंट ने जानबूझकर हैरी का रास्ता रोका था, जिस वजह से हैरी की झाड़ू अपने रास्ते से भटक गई और हैरी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। फाउल! गुरुद्वार के समर्थक चीखे। मैडम हुस ने गुस्से से फ्लिंट को फटकार लगाई और गुरुद्वार को एक पेनल्टी दी, नागशक्ति के गोल पोस्ट के ठीक सामने। परंतु इस सारे झमेले में जाहिर था सुनहरी गेंद एक बार फिर गायब हो चुकी थी। नीचे स्टैंड में डीन थॉमस चिल्ला रहा था, उसे बाहर करो रेफरी, रेड कार्ड दिखाओ। यह फुटबॉल नहीं है डीन, रोन ने उसे याद दिलाया। कुछ इसमें लोगों को मैदान से बाहर नहीं निकाला जाता और रेड कार्ड क्या होता है। परंतु हैग्रिड डीन के पक्ष में था। उन्हें नियम बदलना चाहिए। फ्लिंट हैरी को नीचे भी गिरा सकता था। ली जॉर्डन भी अपने आप को पक्ष लेने से नहीं रोक पाया। तो इस स्पष्ट और घटिया धोखाधड़ी के बाद जॉर्डन, प्रोफेसर मैगोनिगल गर्जी, मेरा मतलब है इस साफ और घटिया फाउल के बाद जॉर्डन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ठीक है, फ्लिंट ने गुरुद्वार के खोजी को लगभग जान से मार दिया था, परंतु मुझे विश्वास है ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए गुरुद्वार को एक पेनल्टी जो स्पिनट ने ली और उसे गोल में डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं और खेल आगे चल रहा है। तूफान अब भी गुरुद्वार के पास है। जब हैरी ने एक और पहलवान को चकमा दिया जो उसके सिर के पास से खतरनाक तरीके से गुजरा, तब यह अचानक हुआ। उसकी झाड़ू ने अचानक भयानक झटका दिया। एक पल को तो उसने सोचा कि वह गिरने वाला है। उसने अपने दोनों हाथों और घुटनों से झाड़ू को कसकर पकड़ लिया। उसे इस तरह का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। यह दोबारा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ू उसे गिराने की कोशिश कर रही थी, परंतु निम्बस 2000 अपने सवार को गिराने का फैसला नहीं करती। हैरी ने वापस पलटकर गुरुद्वार के गोल पोस्ट की तरफ जाने की कोशिश की। उसका आधा मन हो रहा था कि वह वुड से टाइम आउट लेने के लिए कहे, और तभी उसे एहसास हुआ कि झाड़ू उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। वह उसे घुमा नहीं सकता था, वह उसे दिशा नहीं दे सकता था। झाड़ू हवा में इचकोले खा रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में जबरदस्त झटके दे रही थी, जिस कारण वह उस पर से लगभग गिर जाता था। ली अब भी कमेंट्री कर रहा था। तूफान अब नागशक्ति के कब्जे में है। फ्लिंट के पास, उसने स्पिनच को दे दिया। फिर बेल को पास मिला। एक पहलवान उसके चेहरे पर कसकर पड़ा। आशा उसकी नाक टूट गई होगी। सिर्फ मजाक कर रहा था प्रोफेसर। नागशक्ति ने गोल कर दिया। अरे नहीं। नागशक्ति के समर्थक खुशियां मना रहे थे,
किसी ने भी यह नहीं देखा कि हैरी की झाड़ू अजीब हरकतें कर रही थी। वह उसे धीरे धीरे और अधिक ऊंचाई पर ले जा रही थी, खेल से दूर, और चलते समय वह उसे झटके दे रही थी और बुरी तरह हिल रही थी। न जाने हैरी क्या कर रहा है। हैरी बुदबुदाया। उसने अपनी दूरबीन में से घूरा। अगर हम बेहतर न जानते तो हम यही कहते कि उसकी झाड़ू उसके काबू में नहीं है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक स्टैंड में चारों तरफ लोग हैरी की तरफ इशारा करने लगे। उसकी झाड़ू अब पलटियां खाने लगी थी और हैरी किसी तरह बस उसे पकड़े हुए था। तभी पूरी भीड़ की सांस रुक गई। हैरी की झाड़ू ने बहुत जोर का झटका दिया और हैरी उससे लटक गया। वह अब झाड़ू से झूल रहा था और उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़े हुए था। जब फ्लिंट ने उसे टक्कर मारी थी तो कहीं उस वक्त तो उसकी झाड़ू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, सीमस ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, हैरी ने कांपती आवाज में कहा। ताकतवर काले जादू के सिवा जादुई झाड़ू के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। निम्बस 2000 के साथ यह काम कोई बच्चा नहीं कर सकता। जब हरमाइनी ने यह सुना तो उसने हैग्रिड की दूरबीन छीन ली, परंतु हैरी की तरफ देखने के बजाय वह हड़बड़ाकर भीड़ में देखने लगी। तुम क्या कर रही हो? रोन ने पूछा, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैं जानती थी, हरमाइनी ने हाफते हुए कहा। स्नेप की तरफ देखो। रोन ने दूरबीन ली। स्नेप उनके सामने वाले स्टैंड में बीच में बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें हैरी पर जमा रखी थी और वह धीमे धीमे लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। वह कुछ कर रहा है, वह झाड़ू पर जादू कर रहा है, हरमाइनी ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? यह मुझ पर छोड़ दो। इससे पहले कि रोन और कुछ कह पाए, हरमाइनी गायब हो गई। रोन ने अपनी दूरबीन फिर हैरी की तरफ घुमाई। उसकी झाड़ू अब इतनी तेजी से कांप रही थी कि उसे ज्यादा देर तक लटकना असंभव था। सारे दर्शक अब खड़े हो गए थे और दहशत से देख रहे थे कि वीजली बंदूक की तरह हैरी को अपनी झाड़ू पर सुरक्षित खींचने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार जब भी वे उसके पास जाते, झाड़ू और ज्यादा ऊपर उछल जाती थी। वे लोग नीचे आकर उसके ठीक नीचे गोल गोल घूमने लगे। जाहिर था उसके गिरने की स्थिति में वे लोग उसे पकड़ने की आशा कर रहे थे। मार्कस फ्लिंट ने तूफान को अपने कब्जे में किया और बिना किसी के देखे 5 गोल कर दिए। जल्दी हरमाइनी, रोन हताश होकर बुदबुदा रहा था। हरमाइनी लोगों को धकेलते हुए उस स्टैंड तक पहुंची जहां स्नेप खड़ा था। अब वह उसके पीछे वाली लाइन में दौड़ रही थी। जब उसने अगली लाइन में बैठे प्रोफेसर क्विल को सिर की सीधी टक्कर मारी, तब भी वह सॉरी कहने के लिए नहीं रुकी। स्नेप के पास पहुंचते ही वह झुकी, अपनी छड़ी बाहर निकाली और कुछ चुने हुए शब्द कहे। उसकी छड़ी से चमकीली नीली आग निकली और स्नेप के कपड़ों के सिरों पर लग गई। स्नेप को यह एहसास होने में शायद 30 सेकंड लगे कि उसके कपड़ों में आग लग गई थी। उसके अचानक चौंकने की आवाज ने हरमाइनी को बता दिया कि काम हो गया था। स्नेप के पास से आग लौटाकर अपनी जेब में रखे एक छोटे जार में वापस रखते हुए वह वापस लौट गई। स्नेप को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। इतना काफी था। ऊपर हवा में हैरी अचानक अपनी झाड़ू पर बैठने में सफल हो गया। नेविल, अब तुम ऊपर देख सकते हो, रोन ने कहा। नेविल पिछले 5 मिनट से हैग्रिड की जैकेट में मुंह छुपाकर सुबक रहा था। जब हैरी जमीन की तरफ तेजी से उतर रहा था तो भीड़ ने उसे अपने मुंह पर इस तरह हाथ रखते देखा मानो उसे उल्टी होने वाली हो। वह अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल पिच पर कूदा, खासा, और उसके हाथ से कोई सुनहरी चीज नीचे गिर पड़ी। मैंने सुनहरी गेंद पकड़ ली है, वह चीखा और उसने सुनहरी गेंद को अपने सिर के ऊपर चारों तरफ लहराया। खेल पूरी तरह दुविधा में समाप्त हुआ। उसने उसे पकड़ा नहीं था, उसने उसे लगभग निकल लिया था। नाग शक्ति का कप्तान 20 मिनट बाद भी खींच रहा था, परंतु उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। हैरी ने कोई नियम नहीं तोड़ा था और ली जॉर्डन अब भी खुशी खुशी चिल्लाकर परिणाम बता रहा था। गरुड़ द्वार 60 के मुकाबले 170 पॉइंट से जीत गया था। हैरी ने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। वह तो हैग्रिड की झोपड़ी में रोन और हरमाइनी के साथ बैठकर कड़क चाय पी रहा था। यह स्नेप की कारस्तानी थी, रोन बोल रहा था। हरमाइनी और मैंने उसे देखा था। वह तुम्हारी झाड़ू पर जादू कर रहा था, बुदबुदा रहा था और तुम पर से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। बकवास, हैग्रिड ने कहा, जिसने स्टैंड में अपने पास कहा गया एक भी शब्द नहीं सुना था। स्नेप इस तरह का काम क्यों करेगा? हैरी, रोन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि इसका क्या जवाब दिया जाए। हैरी ने फैसला किया कि सच बताना ही ठीक रहेगा। मैंने उसके बारे में एक राज जान लिया है, उसने हैग्रिड से कहा। उसने हैलोवीन के दिन 3 सिर वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश की थी, जिसने उसे काट लिया। हमें लगता है स्नेक वह चीज चुराने की कोशिश कर रहा था जिसकी वह कुत्ता रखवाली कर रहा है। हैग्रिड के हाथ से चाय की केतली गिर गई। तुम फ्लफी के बारे में कैसे जानते हो? उसने कहा। फ्लफी? हाँ, वह हमारा कुत्ता है। हमने उसे एक ग्रीक आदमी से खरीदा था, जिससे हम पिछले साल बियर बार में मिले थे। हमने उसे डम्बलडोर को रखवाली करने के लिए उधार दिया है। हाँ, हैरी ने उत्सुकता से पूछा। अब हमसे और कुछ मत पूछो, हैरी ने रूखेपन से कहा। यह बहुत खुफिया है। परंतु स्नेप उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। बकवास, हैरी ने दोबारा कहा। स्नेप हॉगवर्ट्स के टीचर है, वे इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो फिर उसने हैरी को मारने की कोशिश क्यों की? हरमाइनी चीखी।
दोपहर की घटनाओं ने निश्चित रूप से स्नेप के बारे में उसके विचार बदल दिए थे। मैं पहचान सकती हूँ कि कब जादू किया जा रहा है, हैग्रिड। मैंने इस बारे में सब कुछ पढ़ा है। जादू करते वक्त आंखों का संपर्क नहीं टूटना चाहिए और स्नेप पलके नहीं झपका रहा था। मैंने उसे देखा था। हम तुम्हें बता रहे हो तुम गलत हो, हैग्रिड ने गर्म होकर कहा। हम नहीं जानते कि हैरी के झाड़ू ने इस तरह की हरकत क्यों की, परंतु स्नेप कभी किसी विद्यार्थी को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, अब तुम तीनों हमारी एक बात सुनो। तुम उन चीजों में अपनी टांग फंसा रहे हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यह खतरनाक है। तुम कुत्ते के बारे में भूल जाओ। इस बारे में भूल जाओ कि वह किस चीज की रखवाली कर रहा है। यह तो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमेल के बीच का मामला है। आहा, हैरी ने कहा। तो कोई निकोलस फ्लेमेल भी इसमें शामिल है ना? मुंह से यह बात निकल जाने के कारण हैग्रिड खुद से बहुत नाराज लग रहा था।